Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Kurutulan with the third lecture of Science for class 7th. Let's start our new lesson. Our second chapter is related to chemistry and the name is atoms. In this chapter, we are going to discuss these topics: structure of atom, elements, atomic number and mass number, shells and valency, ionic and covalent bond, isotopes and their uses. Now the question arises, what is an atom? The word atom comes from an ancient Greek word atomos, which means indivisible. In 1808, an English chemist, John Dalton, suggested that all the materials are made up of different atoms. By definition, atom means the smallest indivisible particle of an element. If we can look inside an atom, we can see that an atom consists of three fundamental particles: electrons, protons and neutrons. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से देखें, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एटम्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, और मैं अगर आपको ये कहूँ कि जितनी जगह आपका एक फुल स्टॉप, आप अपनी कॉपी में या अपनी बुक में एक फुल स्टॉप देखते हैं, एक फुल स्टॉप की जगह पर तकरीबन 4 बिलियन सोडियम एटम्स आ सकते हैं. सिर्फ एक फुल स्टॉप की जगह पे एटम का साइज़ इतना छोटा होता है. बाहर से अगर हम एक एटम को देखेंगे तो हमें सिर्फ क्लाउड नज़र आएगा. वो क्लाउड क्या है? बेसिकली इट इज़ अ क्लाउड ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग एट अ ग्रेट स्पीड, एंड दैट क्लाउड इज़ नेगेटिवली चार्ज सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज. और उस क्लाउड के अंदर हमें नज़र आएगा एक न्यूक्लियस जिसके अंदर मौजूद है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Protons have positive charge and neutrons have negative charge. Now students, let us discuss the features or the differences between these subatomic particles, electrons, protons and neutrons. As I have already told you that electrons are present outside the nucleus, while protons and neutrons are present inside the nucleus. Electrons are negatively charged particles, while protons are positively charged particles, and neutrons have no charge. Electron is the lightest particle of an atom. Protons and neutrons have approximately the same weight and they are heavier than electrons. Electron moves in the highest speed, while proton and neutron, they just reside in the nucleus and do not move. Electrons न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं और उनका नेगेटिव चार्ज होता है, और क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पार्टिकल हैं एटम के, तो उनकी स्पीड भी उसी लिहाज से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है कि आप उनको देख ही नहीं सकते. मतलब इफ़ इट वाज एवर पॉसिबल टू सी एन इलेक्ट्रॉन. वाइल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है एंड न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का वेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एंड दे आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स. एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं और ये मूव नहीं करते. Elements. An element is a material that is made up of only one type of atoms. So far, 117 elements have been discovered, and these elements differ from each other in numbers of electrons, protons and neutrons. वो मटेरियल जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं. इसको आसानी से समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स आर द इंग्रेडिएंट्स जिनसे इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात की तमाम चीज़ें मिलकर बनी हैं. Here are some examples in which you can see कि हाइड्रोजन से क्या चीज़ बनी है. सन एंड स्टार्स, दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन.
और बलून में जो गैस हम भरते हैं ताकि वो फ्लोट करते हुए आसमान की तरफ उड़ जाए, वो गैस होती है हीलियम। लिथियम इज़ यूज्ड इन बैटरीज एंड बेरिलियम इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन एमरल्ड्स। और इसी तरह के हमारे पास 117 एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो व्हाट मेक्स एन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट? दे डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के अंदर फ़र्क ये होगा कि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट्स आर रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज सिम्बल्स। जैसे कि आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा कि हाइड्रोजन की जगह H लिखा है, ये इसका सिंबल है। हीलियम की जगह है He, लिथियम Li, बेरिलियम Be एंड सो ऑन। So students, now we have a clear idea what an electron, proton and neutron is. So we are going to discuss two definitions related to the atoms, and the first one is atomic number. Atomic number is the number of protons present in the nucleus of an atom. So basically एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड सो ऑन। द नेक्स्ट important term is mass number. It is the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. So basically mass number is equal to the number of protons plus number of neutrons. जिस तरह से एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से डिफरेंट होता है, इसी तरह से एक एलिमेंट का मास नंबर भी दूसरे एलिमेंट के मास नंबर से डिफरेंट होता है। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स और जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको आप आपस में ऐड कर लें, देन यू विल गेट मास नंबर। So class, now we are going to discuss about electrons, where they are present. They are present in energy levels or shells. The electrons orbit around the nucleus of an atom in different layers called energy levels or shells. Electrons न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट कर रहे होते हैं, यानी कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिफरेंट लेयर्स में, जिनको एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डिफरेंट प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिस तरह से हर प्लैनेट का डिफरेंट ऑर्बिट है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट ऑर्बिट्स या डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। The first energy level, which is also known as K shell, it has the capacity of 2 electrons. The second energy level, also known as L shell, has the capacity of 8 electrons. And third energy level, also known as M shell, has the capacity of 8 electrons. पहले 2 electrons K shell में present होते हैं, और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेकेंड एनर्जी लेवल यानी कि एल शेल में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, और अगर उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो थर्ड एनर्जी लेवल यानी कि एम शेल में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि हम सबसे पहले 10 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन has only 1 electron. As you can see, this electron is revolving around its nucleus. The symbol of hydrogen is H. It has 1 electron, 1 proton and no neutron. Now the next element is helium. As you can see in the diagram, helium has 2 electrons which are revolving outside its nucleus. The symbol of helium is He. It has 2 electrons, 2 protons and 2 neutrons. Number third element is lithium. As you can see in the diagram, lithium has 3 electrons, 2 are present in the K shell and the 1 electron is present in L shell. The symbol of lithium is Li and it has 3 electrons and 3 protons.
while it has 4 neutrons in its nucleus. The fourth element is beryllium. Beryllium has 4 electrons. 2 electrons are present in K shells and the other 2 electrons are present in L shell. The symbol of beryllium is Be. It has 4 electrons and 4 protons and 5 neutrons in its nucleus. The next element is boron. Boron has 5 electrons revolving outside its nucleus, 2 electrons in the K shell and 3 electrons in the L shell. The symbol of boron is B. It has 5 electrons and 5 protons, while it has 6 neutrons in its nucleus. Carbon is the next element, and as you can see in this picture, carbon has 6 electrons revolving outside its nucleus, 2 electrons in the K shell and 4 electrons in the L shell. The symbol of carbon is C. It has 6 electrons, 6 protons and 6 neutrons. The next element is nitrogen, and I think all of you know about nitrogen. Nitrogen has 7 electrons revolving outside its nucleus, 2 in K shell again, and the remaining 5 are present in L shell. The symbol of nitrogen is N. It has 7 electrons and 7 protons, and it has 7 neutrons in its nucleus. So students, now you must have a clear idea about the arrangement of electrons outside the nucleus. So we are going to discuss the arrangement of oxygen first. As you can see in the picture, there are 8 electrons revolving outside the nucleus, 2 in the K shell and the remaining 6 in the L shell. The symbol of oxygen is O. It has 8 electrons, 8 protons and 8 neutrons in its nucleus. Next is fluorine. Fluorine has 9 electrons revolving outside its nucleus, 2 in the K shell and 7 in the L shell. The symbol of fluorine is F. It has 9 electrons, 9 protons and 10 neutrons. Neon is the 10th element. It has 10 electrons revolving outside its nucleus, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसके K shell और L shell completely filled हैं, यानी कि अब इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश नहीं है. K shell में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर इसके बाद के एलिमेंट की बात करें विच इज़ सोडियम, तो सोडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा K और L shell से, वो M shell में प्रेजेंट होगा. सो let's have a look at the neon first. The symbol of neon is Ne. It has 10 electrons, 10 protons and 10 neutrons. After all these discussions, I'm pretty sure that you have understood the concept of electronic arrangement and you can easily do this home assignment. So the question is, you have to draw the structure of the first 10 elements in your journals. Also write their symbol and number of electrons, protons and neutrons. Valency. The combining power of an atom with another atom is called its valency. It depends upon the number of electrons present in the outermost shell of an atom. Before we discuss what valency is, I want you to have a look at these diagrams. These are the diagrams of some of the elements which have completely filled shells. ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनके शेल्स आपको completely filled नज़र आ रहे हैं. सबसे पहला एलिमेंट जो आपको नज़र आ रहा है उसका K शेल completely filled है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सेकंड वाला नियॉन, उसका फर्स्ट एंड सेकंड शेल आपको completely filled नज़र आ रहा है और इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स भी इसी तरह से completely filled shells के साथ मौजूद हैं. ये तमाम एलिमेंट्स किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं हो सकते, मतलब कि उनके साथ बॉन्ड नहीं बना सकते. इनके अंदर कंबाइनिंग पावर है ही नहीं बिकॉज इनके आउटर मोस्ट शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं.
तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की बेसिस के ऊपर उनकी कंबाइनिंग पावर होती है, जिसको वैलेंसी भी कहा जाता है। Here are some of the elements and their valencies. Sodium has a valency of 1, potassium has a valency of 1, calcium has 2, nitrogen has a valency of 3, and carbon has a valency of 4. Molecule. When two or more atoms combine together, they make a molecule. जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं या जुड़ते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उनका आपस में जुड़ना कहलाता है केमिकल बॉन्ड। When atoms are linked together to make molecules, the link is called chemical bond. यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं या कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में जो लिंक बनता है उस लिंक को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। इस पिक्चर में आपको कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोजन एटम। दो हाइड्रोजन एटम्स दे कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से आपको दो क्लोरीन एटम्स नज़र आ रहे हैं जो आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरह से आपको एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के एटम्स नज़र आ रहे हैं एंड दे आर कंबाइनिंग टू मेक अ गैस नोन एज मीथेन। और ये चौथा मॉलिक्यूल तो शायद आपके लिए बहुत ही आसान होगा पहचानना। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन यानी कि H2O। यस, यू आर राइट, इट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड and now we are going to discuss ionic bond. Ionic bond is a chemical bond which is formed by the transfer of electrons from the outer shell of a metal to the outer shell of a non-metal. When an electron gains or loses one or more electrons, it becomes an ion. एक आयोनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक एटम अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे देता है और जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को देता है या उससे ले लेता है तो वो एक आयन बन जाता है। The atom that has gained electrons has a negative charge and it is known as an ion. जो एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है यानी कि हासिल करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसको एनायन कहा जाता है। The atom that has lost electrons has a positive charge. It is known as a cation. और वो एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है यानी कि किसी और को दे देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उनको कैटायंस कहा जाता है। अब जब दो ऐसे एटम्स जिनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस आ चुके हैं जो कि अब आयंस बन चुके हैं वो अपनी डिफरेंट चार्जेस की वजह से एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं और ऐसे बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। So students, now we are going to discuss another type of chemical bond which is covalent bond, and it is formed between the atoms by sharing electrons present in their outermost shell. जैसे कि हमने आयोनिक बॉन्ड के अंदर देखा कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली दूसरे एटम को देने के बाद आयन में बदल जाता है और उस पर डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं और बाद में वो अपने इन चार्जेस की वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को देता नहीं है बल्कि उससे शेयर करता है और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। केमिकल फार्मूला। A chemical formula shows the number and kinds of atoms contained in a molecule. केमिकल फार्मूला आपको सिंपली ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और वो कितने नंबर में उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H2SO4 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो फार्मूला आपको जो नज़र आ रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि जैसे H2SO4 के अंदर 2 हाइड्रोजन
1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि इसमें 1 कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। Isotopes. The atoms of the same element with different numbers of neutrons so that they have different mass number are called isotopes. एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो तो वो आइसोटोप कहलाते हैं। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली मास नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज मास नंबर इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। Let us look at the example of hydrogen. A hydrogen has 3 isotopes. Normally, hydrogen has 1 electron and 1 proton, but if an extra neutron is added to it, it becomes an isotope. और इसी तरह से अगर एक हाइड्रोजन में 2 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो भी हाइड्रोजन का आइसोटोप होगा। Normally, carbon has 6 electrons and 6 protons and 6 neutrons. लेकिन अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो कार्बन के आइसोटोप्स बन जाएंगे। Most of the isotopes are unstable and they release radiations. These isotopes are known as radioisotopes. ज़्यादातर आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं, यानी कि ज़्यादा देर तक अपने अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को नहीं रख पाते, तो वो इन न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर से रिलीज़ करते हैं और इन न्यूट्रॉन्स की रिलीज़ के साथ ही उनके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होती है। दैट एनर्जी इज़ नोन एज रेडिएशन और ऐसे आइसोटोप्स को रेडियो आइसोटोप्स कहा जाता है। These radioisotopes have a lot of different uses. Atomic energy. आपने एटॉमिक एनर्जी का नाम ज़रूर सुना होगा। एटॉमिक एनर्जी प्लांट के अंदर एटम से रिलीज़ होने वाली एनर्जी को इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। Here is a picture of an atomic bomb in which you can see that the amount of energy which is created from an atomic explosion is huge. These radioisotopes have medical uses as well. These radioisotopes are used in heart pacemakers, यानी कि ऐसे अफराद जिनका दिल खुद से धड़क नहीं पाता, यानी कि दिल के धड़कने में मुश्किल पेश आती है, उनको एक पेसमेकर लगाया जाता है ताकि उनकी हार्ट बीट रेगुलेट की जा सके। उस पेसमेकर के लिए जो बैटरी लगाई जाती है, इट कंटेन्स रेडियो आइसोटोप्स। इसी तरह से एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है पेशेंट्स का, जिसमें उनको रेडियो आइसोटोप्स स्वॉलो करने के लिए दिए जाते हैं। जब वो पेशेंट्स उस रेडियो आइसोटोप को स्वॉलो करते हैं यानी कि निगलते हैं, तो उसी वक्त उनका एक्सरे लिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि उनकी खाने की नाली यानी कि इसोफेगस के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई रुकावट तो नहीं। रेडियो आइसोटोप्स आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है बड़े बड़े पाइप्स की लीकेज चेक करने के लिए। पाइप्स में से रेडियो आइसोटोप्स को गुजारा जाता है और उसके बाद वहाँ का रेडिएशन लेवल चेक किया जाता है। तो जिस जगह पर रेडिएशन लेवल ज़्यादा होता है तो साइंटिस्ट्स को अंदाज़ा हो जाता है कि उस जगह से पाइप लीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स वी नो दैट प्लांट्स अपटेक वाटर फ्रॉम रूट्स, लेकिन हमें वो पानी ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आता। साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दिस आउट बाय द यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड। रेडियो आइसोटोप्स की मदद से साइंटिस्ट्स ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्टिलाइज़र्स प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और किस किस पार्ट तक पहुँच रहे हैं। So here come the review of today's lecture. Today we have discussed atom and its fundamental particles, that is electrons, protons and neutrons, atomic number and mass number, shells and valency, molecules and chemical bond, ionic and covalent bond, and isotopes and radioisotopes and their uses. So here is the second part of home assignment, in which you have to do 5 questions. Question number 2. Differentiate between electrons,
protons and neutrons. Question number 3. Define and give 2 examples of each: valency, symbol, chemical bond, and isotopes. Question number 4. What is the difference between atomic number and mass number? Question number 5. Define ionic and covalent bond with examples. Question number 6. Describe 3 uses of radioisotopes. Now students, you must watch this video for at least 2 times so you can fully understand all the concepts. Thank you for watching.